तो अभी जहां तक पढ़ लिया है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है दाब की। दाब किसे कहते हैं? दाब या अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रेशर। किसी वस्तु पर दाब लगाने के लिए हम क्या काम करते हैं बताओ? किसी वस्तु पर प्रेशर डालने के लिए हम क्या काम करते हैं? बताओ, कोई बताओ। किसी वस्तु पर दबाव डालना है तो हम कौन सी क्रिया करते हैं बताओ? देखो, जैसे ये किताब है, इस किताब पर हमको दाब डालना है, इस किताब को दबाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाथ से दबाओगे, हाथ से दबाएंगे ना। तो चाहे हम कोई चीज रख करके दबाएं, चाहे हाथ से दबाएं, उस पर क्या काम हो रहा है? उस पर क्या हो रहा है? बल लग रहा है। हम उस पर बल लगाते हैं, किधर की ओर? नीचे की ओर। इस किताब को अगर हमें दबाना है तो हम क्या करेंगे? इस किताब पर नीचे की ओर एक बल लगाएंगे, होगा ना? तो बल लगाने से क्या होगा? ये कि इस किताब पर जो होगा एक प्रकार का दबाव पैदा होगा, और जिसकी वजह से किताब अपने स्थान से खिसकेगी नहीं, या इसके पन्ने उड़ेंगे नहीं हवा में। अगर इसके ऊपर बल लगा रहेगा तो इसके पन्ने उड़ेंगे नहीं। ठीक? तो ये बल जो हम लगा रहे हैं वो कितने क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं? जैसे हमने इस पूरी किताब को दबा दिया तो इसका मतलब इस किताब की लंबाई चौड़ाई हम निकाल लें। मान लो ये चौड़ाई है, यहां पर, यहां इसकी चौड़ाई है मान लिया 20 सेंटीमीटर। ठीक? इसकी चौड़ाई है तुम्हारी 20 सेंटीमीटर और लंबाई है इसकी 30 सेंटीमीटर। ठीक? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 गुणे 30 बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक? अब इस किताब का क्षेत्रफल कितना है? हमने मान लिया कितना है? 600 वर्ग सेंटीमीटर है। हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया तो कितना क्षेत्रफल निकल आया? 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक? अब जो हम बल लगा रहे हैं वो कितने पर लगा रहे हैं? इस पूरे 600 पर लगा रहे हैं। बल जो हम लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं? 600 पे लगा रहे हैं। और अगर हम किसी तरह से ये जान रहे हो, ये पता लगा लें कि हम कितना बल लगा रहे हैं, बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। तो हम इस पर कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं? मान लो हम इसके ऊपर 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। 100 न्यूटन का बल हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। कहां पर? इस किताब पर। और इस किताब का क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग मीटर। यानी 600 वर्ग मीटर पर हम 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तब ये किताब जो है वो अपनी जगह पर रुक पा रही है। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? यानी हम 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इस किताब को रोकने के लिए, और इस किताब का क्षेत्रफल कितना है? 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक? यानी जो बल लग रहा है वो कितने पर लग रहा है? 600 वर्ग सेंटीमीटर पर लग रहा है। तो अगर 600 वर्ग सेंटीमीटर पर 600 वर्ग सेंटीमीटर पर लगने वाला बल कितना है? 100 न्यूटन। ठीक? तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना लग रहा है ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 बटे 600 कर देंगे। ठीक? 1 वर्ग मीटर पर कितना बल लग रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे? ये चीज बटे में आ जाएगी, 100 को हम 600 से भाग कर देंगे। ठीक? तो ये 100 क्या चीज है? बल है। और 600 क्या चीज है? क्षेत्रफल है। ठीक? तो यही इसी का जो हल आएगा इसी को हम कहते हैं दाब। यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना बल हम लगा रहे हैं, ये चीज कहलाएगी उस पर लगने वाला दाब। आई बात समझ में? हम जो बल लगा रहे हैं इस किताब पर वो कितने पर लगा रहे हैं? 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। कितने एरिया पर लगा रहे हैं? कितने क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं? 600 वर्ग सेंटीमीटर पर लगा रहे हैं। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना बल जा रहा है? जैसे सवाल नहीं लगाया था कि 100 रुपए में 10 पेंसिल मिलती है तो एक पेंसिल कितने की मिलेगी? 100 रुपए की 10 पेंसिल मिलती हैं तो एक पेंसिल कितने की मिलेगी? 10 रुपए की। बताओ, 10 रुपए की। तुमने क्या किया? 100 को 10 से भाग कर दिया। तो ऐसे ही यहां पर है कि 600 वर्ग सेंटीमीटर पे कितना बल लग रहा है? 100 न्यूटन का। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पे कितना लग रहा है? तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बल निकालेंगे हम क्या करेंगे? उसको 600 से भाग कर देंगे। तो यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब हो गया एकांक। एक अंक, एकांक, इसको हम कहते हैं एकांक। एकांक मतलब एक अंक।
क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर जो भी बल लगता है उस बल को हम दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। किसी भी सतह के किसी भी एरिया पर के एकांक क्षेत्रफल पर जो दाब लगता है उसको हम, तो एक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम दाब कहते हैं। अब ये अगर यहां पर हमने सेंटीमीटर लिया था, अगर मीटर में कोई चीज ज्यादा बड़ी है, कमरे की लंबाई चौड़ाई अगर है, मान लो एक तख्त है वो मीटर में होगा, 1.5 मीटर 2 मीटर का है तो वहां पर वर्ग मीटर होगा इकाई। सेंटीमीटर हो सकती है, कोई छोटी चीज है तो उसकी इकाई इंच में हो सकती है, फुट में हो सकती है, यानी क्षेत्रफल का पैमाना कोई भी हो सकता है। तो लेकिन जो भी पैमाना होगा उसका एक हमको लेना है कि एक उस पे कितना हो रहा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर पे, 1 वर्ग मीटर पे, 1 वर्ग किलोमीटर पे, 1 फुट वर्ग फुट पे, या 1 वर्ग इंच पे, एक पर कितना लग रहा है। पूरे पर हमको मालूम है अगर, तो हमको ये निकालना होगा कि एक पर कितना लग रहा है। तो उस एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम कहते हैं दाब। आई बात समझ? तो यहां पर दाब कितना आएगा, 100/600 कर दिया, 1/6, 0 कट जाएंगे इसके सब, तो बचेगा 1/6। तो यहां पर जो दबाव होगा वो कितना होगा, 1/6। अब इसका कुछ इकाई होगी, यानी दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यानी बल लगाएंगे तो एकांक पर नहीं लगाएंगे, हम जो बल लगाएंगे वो तो पूरी सतह पर लगाएंगे। तो हमें उस सतह का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए और हम कितना बल लगा रहे हैं ये मालूम होना चाहिए, फिर हम भाग करके निकाल लेंगे कि हम उस पर कितना दाब डाल रहे हैं। आई बात समझ में? तो वो निकालने का सूत्र क्या होगा, ये होगा दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक जो होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी तुम्हारे सवाल में दिया हो, जैसा भी हो, तो सामान्य उसे मीटर ही लिखा जाता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जहां पर बटा होता है उसको हम ऐसे खड़ी लाइन बना देते हैं, इसको कहते हैं प्रति, प्रति का मतलब बटा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको वर्ग मीटर भी कहते हैं। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद बात आती है पहले अवस्था परिवर्तन की। अवस्था परिवर्तन, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, ठोस, द्रव और गैस। ठीक। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन। हम ठोस को द्रव बना सकते हैं, द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, सभी पदार्थों को तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे बर्फ, बर्फ क्या है, ठोस अवस्था है, होती है, बर्फ ठोस होती है कि नहीं, बर्फ ठोस होती है। उसको हम पिघला दें तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी कौन सी अवस्था होगी, पानी कौन सी अवस्था होगी, द्रव। पानी द्रव होगा, द्रव्य नहीं, द्रव, द्रव। पानी जो होगी वो द्रव अवस्था होगी। और पानी को हम गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगी, भाप बन जाएगी, तो वो गैस अवस्था में बदल गई। यानी बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं। मोम क्या होता है, मोम को अगर हम पिघला दें तो क्या होगा, मोम ठोस होता है, उसको पिघला देंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो उसकी भी अवस्था बदली जा सकती है। तो हम बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। पानी को अगर हम फ्रिज में रख दें तो क्या होगा, फ्रीजर में डाल दें तो क्या होगा, जम जाएगा, फिर ठोस बन जाएगा, बन जाता है ना। तो वो द्रव से ठोस बन जाएगा। ठीक है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन। पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को हम अवस्था परिवर्तन कहते हैं। और अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, एक होती है, पहली क्रिया मान लेते हैं हम, ये है गलन। गलन का मतलब क्या है, किसी पदार्थ का गलना। गलना मतलब पिघलना। गलने का मतलब क्या होता है, पिघलना।
ठीक, तो वो चीज पिघलेगी कब? जब हम उसको गर्म करेंगे या उसको तापमान देंगे। अब तुम कहोगे कि बर्फ को तो हम यूं ही रख देते हैं, यूं ही पिघल जाती, तो उसको तो हम गर्म नहीं करते हैं। बर्फ को निकाल के बाहर अगर मेज पे रख दो तो क्या होगा? बर्फ का टुकड़ा थोड़ी देर में गल जाएगा। तो तुमने उसको गर्म किया नहीं, लेकिन उसने गर्मी कहां से ले ली? हवा से, वातावरण से उसने गर्मी ले ली और वो पिघल गया। समझ में आई बात? तो तुमने गर्म नहीं किया उसको, लेकिन फिर भी उसका तापमान बढ़ा। कैसे बढ़ा? क्योंकि बाहर का तापमान गर्म था। अगर वो फ्रीजर के अंदर ही रखा रहता तो वो नहीं पिघलता। क्यों? फ्रीजर के अंदर का तापमान जो है बाहर के तापमान से बहुत कम है। बाहर वातावरण का तापमान जो है वो सामान्य रूप से 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो अगर है 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो फ्रीजर के अंदर तापमान कितना? वहां तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वो तो बहुत ही कम होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कोई चीज जमेगी। तो इसलिए जब वो बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? वातावरण से तापमान, वातावरण की ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा और उसके कारण से वो पिघल जाएगा। तो इस तरह से गलन की क्रिया होती है। यानी जब कोई, तो गलन की क्रिया किसमें होगी? जब कोई पदार्थ ठोस होगा वही गलेगा। गलन की क्रिया किसमें होगी? किसी न किसी ठोस में ही होगी। द्रव में गलन, कोई द्रव पिघलता है कभी? नहीं। द्रव में क्या होता है? द्रव का भाप बनती है, वो क्रिया दूसरी होती है। ठोस जो होता है वो पिघलता है। तो गलन की क्रिया हमेशा किसमें होगी? ठोस में होगी, पहली बात। और ये ठोस पिघल करके क्या बन जाएगा? द्रव। तो इस क्रिया को हम कहेंगे गलन। आई बात समझ में? तो इस क्रिया को हम कहेंगे गलन। यानी वह क्रिया जिसके अंतर्गत कोई ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव अवस्था में बदलने लगता है, उस क्रिया को हम कहते हैं गलन। आई बात समझ में? तो गलन का मतलब क्या हुआ? वह क्रिया जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाता है, इस क्रिया को हम कहते हैं गलन। ठीक, अंग्रेजी में कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्ट हो गई, कहते नहीं बर्फ क्या हो गई? मेल्ट हो गई। तो इस क्रिया को कहते हैं मेल्टिंग। तो गलन की क्रिया की परिभाषा समझ में आई? फिर उसके बाद आता है गलनांक। गलनांक, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो गलनांक, गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट का मतलब कोई बिंदु है, कोई ऐसा अंक है। गलन अंक, गलनांक की अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? गलन का अंक, गलन प्लस अंक। अब ये अंक क्या चीज है? अंक माने कोई गिनती होगी, कोई नंबर होगा। तो वो कौन सा नंबर है? किसी तापमान का। कितने तापमान पर कोई वस्तु में पिघलने की क्रिया आरंभ हो जाएगी, यानी किस तापमान पर कोई वस्तु पिघलना शुरू कर देगी। ऐसा तो नहीं तुमने बर्फ के टुकड़े को बाहर निकाला और वो तुरंत ही पिघल गया एकदम से, ऐसा होता है? तो सर नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब वो ऊष्मा लेगा तो शुरुआत में ऊष्मा लेना शुरू करेगा, फिर जब उसके पास उतनी ऊष्मा हो जाएगी कि वो पिघलना शुरू कर सके, तब वो पिघलना शुरू करेगा। तो वो पहले ऊष्मा ग्रहण करेगा वातावरण से, और फिर उस तापमान उसका जब बदलेगा, तो जब एक निश्चित तापमान पर पहुंचेगा तब उसके बाद ही उसमें गलने की क्रिया प्रारंभ होगी। तो वह निश्चित तापमान जिस पर किसी पदार्थ में गलने की क्रिया शुरू होती है, पूरा पदार्थ अभी नहीं गल गया है, वह तापमान जिस पर किसी ठोस पदार्थ में गलने की क्रिया प्रारंभ होती है, उस तापमान को हम कहते हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है? उस पदार्थ का वो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, जिस पर ये गलन की क्रिया आरंभ हो जाती है उसमें, यानी वो पदार्थ गलना शुरू कर देता है। उस तापमान को हम कहते हैं गलनांक। आई बात समझ में? तो पहली क्रिया हो गई ये गलन की, यानी जब ठोस से द्रव में बदलता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं गलन। ठीक, पहली क्रिया ये हो गई अवस्था परिवर्तन की। दूसरी क्रिया होती है वाष्पन की। वाष्पन कैसे होगा? इसको कहते हैं इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन। वाष्पन क्या होगा? जैसे गलन था वैसे उसके आगे का काम। कोई पदार्थ ठोस से द्रव बना था, ठोस से क्या बन गया था? द्रव। अब अगर इस द्रव को हम गर्म कर दें तो क्या होगा? वो क्या बन जाएगा? वाष्प। और ये वाष्प क्या होती है? यानी गैस, गैस अवस्था में आ जाएगा, होगा ना? सर ये तो में इस, नहीं है हाँ है ये सर, दूसरा वाला पॉइंट नहीं है। ये हो सकता है इसमें कहीं आगे लिखा होगा। देखो वाष्पीकरण के बारे में आगे लिखा है, वाष्पीकरण क्या क्या होता है, कैसे होता है, आगे कहीं लिखा होगा। हाँ लिखा है सर। चलो हम बता दे रहे हैं तो उसको सुन लो, तुम अपने लिख लेना बाद में चाहो तो ठोस से द्रव बना, ये कहलाएगा गलन। और द्रव से जब भाप बनेगा तो इस क्रिया को हम कहेंगे वाष्पन। ठीक। अगर हम गर्म कर रहे हैं या अपने आप हो रहा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने आप वाष्प में बदल जाते हैं, जैसे स्प्रिट है, रख दो थोड़ी देर में अभी हो जाएगी, सब भाप बन के हो जाएगा ना। पेट्रोल थोड़ा सा रख दो भी, थोड़ी देर में सब गायब हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो उसको गायब होने के लिए ऊष्मा कहां से मिली? उसको तो तुमने गर्म नहीं किया, उसने भी वही काम किया कि वातावरण से ऊष्मा ली और वाष्पीकृत हो गया। यानी उसका जो वह तापमान जिस पर वाष्पीकृत होना चाहिए वो तापमान जो बहुत ही कम होता है, थोड़ी सी भी ऊष्मा मिल गई उसको तुरंत वो वाष्पित हो गया। पानी भी वाष्पित हो जाता है, लेकिन पानी जो है पेट्रोल की तुलना में देर से वाष्पित होता है। अगर कहीं पर 2-4 बूंद, आधा गिलास पानी तुम लुढ़का दो तो क्या होगा? थोड़ी देर में पानी उड़ जाता है सब। लेकिन कुछ उसमें समय ज्यादा लगता है, पानी में समय ज्यादा लगता है, और पेट्रोल और स्प्रिट वगैरह है इनमें समय बहुत कम लगता है, बहुत जल्दी हो जाते हैं सब पदार्थ। तो इस क्रिया को कहते हैं हम वाष्पन। तो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। ठीक। अब वाष्पन से रिलेटेड एक क्रिया और है, उसको कहते हैं क्वथन। इसको कहते हैं बॉइलिंग, क्वथन या बॉइलिंग। देखो क्या होता है कि हम पानी को जब गर्म करते हैं तो किसी बर्तन में पानी भर लिया, उसको नीचे से हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते समय क्या होता है? पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक। फिर हमें क्या दिखता है? जैसे किसी बर्तन में हमने पानी लिया, ये इसको हम नीचे से यहां से गर्म कर रहे हैं, तो पहले पानी के ऊपर तुमको हल्की हल्की भाप उड़ती हुई दिखाई देगी। जब तक गर्म नहीं कर रहे तब तक पानी के ऊपर भाप हमें उड़ती हुई दिखाई नहीं देगी। हालांकि फिर भी वहां पर उड़ती है कुछ ना कुछ, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। लेकिन जब हम गर्म करेंगे तो थोड़ी देर में हमको भाप उड़ती हुई दिखाई देगी, पानी के कण बाहर निकल के जा रहे हैं ये हमको दिखाई देंगे। फिर और थोड़ी देर तक गर्म करते हैं तो क्या होगा? हमको यहाँ पर थोड़े थोड़े बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी देर तक और गर्म करने पर उस पानी में थोड़े बहुत बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे, और हम गर्म करते जाएंगे तो क्या होगा? ये बुलबुले बढ़ते जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि बुलबुले ये बहुत तेजी से बनने लगेंगे और पूरा पानी जो होगा वो तेजी से हिलने लगेगा। होता है नहीं होता है? यस अगर सर। किसी बर्तन में पानी उबालते हैं जिसको हम कहते हैं, तो क्या करते हैं? जब उबलने लगता है पानी तो क्या होता है? पूरा पानी तेजी से खबर 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 करके क्या होता है? हिलने लगता है पूरा पानी तेजी से। होता है नहीं? बड़े बड़े बुलबुले बनने लगते हैं। तो उस समय उस क्रिया को हम कहते हैं क्वथन, यानी पानी के उबलने की क्रिया को हम कहते हैं क्वथन। क्वथन मतलब उबलना, इसीलिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग। क्वथन का मतलब होता है उबलना। उबलने की क्रिया को हम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में क्वथन। सामान्य बोलचाल की भाषा में उबलना कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में उसको हम कहते हैं क्वथन की क्रिया। तो अब यहां पर एक तापमान आता है क्वथनांक, तुम्हारी कॉपी में लिखा होगा क्वथनांक। जितने भी अंक हैं, ये गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, ये सब क्या है? तापमान है जिस पर वो क्रिया होती है, जिसके आगे लगा है ये अंक। तो क्वथन प्लस अंक, क्वथन की क्रिया जिस तापमान पर शुरू होती है उस तापमान को हम कहते हैं उसका क्वथनांक। यानी जहां पर पानी को जब उबाले तो पहला बुलबुला जब बनना शुरू हुआ, जैसे हमको पहला बुलबुला दिखाई दिया, समझ लो इसमें क्वथन की क्रिया शुरू हो गई। अब ये बुलबुले धीरे धीरे करके क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। तो वह तापमान जिस पर किसी द्रव पदार्थ में उबलने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उस तापमान को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। आई बात समझ में? वाष्पन की क्रिया जो होती है, जरूरी नहीं है कि हम गर्म करें तभी हो। वाष्पन की क्रिया सामान्य रूप से भी बहुत से द्रवों में अपने आप होती रहती है।
लेकिन क्वथन की क्रिया अपने आप सब में नहीं होगी। क्वथन की क्रिया के लिए तुम्हें उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको अलग से तापमान देना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें क्वथन की क्रिया होगी। तालाबों में भरा हुआ पानी उबलने नहीं लगता कभी अपने आप, चाहे इतनी तेज धूप हो। वहां पर क्या होगा, वो वाष्पन ही होगा, क्योंकि वहां पर सतह बहुत ज्यादा होती है, तो जितना भी तापमान मिलेगा वो तेजी से पानी को वाष्पित कर देगा, लेकिन वहां पर वो पानी उबलेगा नहीं। किसी तालाब में, किसी नदी में होता है, कभी देखा तुमने नदी में पानी उबलता हुआ? किसी तालाब नहीं में पानी सर। उबलता हुआ देखा है? नहीं देखा है। लेकिन जब नहीं धूप सर। तेज होती है तो पानी का वाष्पन तेजी से हो जाता है, भाप बनने की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। तो वाष्पन और क्वथन में ये फर्क है। क्वथन के लिए हमें अलग से तापमान देना पड़ेगा, और क्वथन हमेशा एक निश्चित तापमान पर ही शुरू होगा, उससे पहले क्वथन नहीं होगा, उससे पहले वाष्पन होता रहेगा। क्वथन से पहले वाष्पन की क्रिया होती रहेगी, लेकिन क्वथन नहीं, क्वथन हमेशा एक निश्चित तापमान पर ही शुरू होगा, उसको कहते हैं हम क्वथनांक। और वाष्पन की क्रिया सामान्य रूप से सामान्य सतह से यूं ही होती रहती है, कुछ ना कुछ मात्रा में पदार्थ के जो अणु होते हैं वो निकल करके हवा में जाते रहते हैं। तो सामान्य रूप से जब ये क्रिया होती है तो उसको हम कहते हैं वाष्पन, और जब गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पर यह क्रिया होती है तो उसको हम कहते हैं क्वथन। आई बात समझ में? तो क्वथन और वाष्पन में क्या क्या अंतर होते हैं ये भी ठीक से समझो। अब इसके आगे फिर अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है? यस सर। ओके, नमस्ते बाय। सर। नमस्ते, सभी को नमस्ते।